2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जकार्ता में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे बात। राहुल गांधी का करीब एक हफ्ते का दौरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, कांग्रेस आज जारी कर सकती है सूची। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी हुई तेज। जन्माष्टमी के लिए दुल्हन की तरह सजी कान्हा की नगरी। कल मथुरा में मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। शहर में जगह जगह जन्माष्टमी की तैयारी। उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज। 9 सितंबर यूपी, एमपी और राजस्थान में भारी बारिश के आसार। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी आईएमडी का अलर्ट। एशिया कप में आज से होगा सुपर 4 स्टेज का आगाज। 4 टीमों के बीच खेले जाएंगे 6 मुकाबले। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इंडोनेशिया दौरा। प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे इंडोनेशिया के दौरे पर। बता दें कि 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। बता दें कि 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे। बता दें कि प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा। प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। 2 दिन के इंडोनेशिया पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा। प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। आपको बता दें कि 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। खबर दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा। प्रोग्राम लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। दो दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे बात। राहुल गांधी का करीब 1 हफ्ते का दौरा बताया जा रहा है। बता दें कि यूरोप के 3 देशों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। यूरोप के दौरे पर है राहुल गांधी। बता दें कि यूरोप दौरे के लिए रवाना हुए राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे वार्ता। राहुल गांधी का करीब 1 हफ्ते का यूरोप का दौरा है। इस दौरान यूरोप के 3 देशों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे बात।
राहुल गांधी का करीब एक हफ्ते का दौरा बताया जा रहा है, जिसमें यूरोप के 3 देशों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का करीब एक हफ्ते का यूरोप दौरा बताया जा रहा है। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां संसद के विशेष सत्र में जाएगी इंडिया की 24 पार्टियां संसद के विशेष सत्र में जाएंगी। सोनिया गांधी आज पीएम मोदी को लेटर लिखेंगी, स्पेशल सेशन बुलाने का एजेंडा पूछेंगी। 18 सितंबर से शुरू हो रहे स्पेशल सेशन में होंगी शामिल। बता दें कि इंडिया का गठबंधन जो है वो स्पेशल सेशन में शामिल होने की बात कर रहा है। बता दें कि स्पेशल सेशन में होंगी इंडिया की 24 पार्टियां शामिल। सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखेंगी, स्पेशल सेशन बुलाने का एजेंडा पूछेंगी। 18 सितंबर से शुरू हो रहे स्पेशल सेशन में होंगी शामिल। बता दें कि संसद के विशेष सत्र में जाएगी इंडिया की 24 पार्टियां। सोनिया गांधी आज पीएम मोदी को लिखेंगी लेटर, स्पेशल सेशन बुलाने का एजेंडा पूछेंगी सोनिया गांधी। इसके साथ ही 18 सितंबर से शुरू हो रहे स्पेशल सेशन में होंगी शामिल। संसद के विशेष सत्र में जाएगी इंडिया की 24 पार्टियां। सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगी लेटर। बता दें कि स्पेशल सेशन का एजेंडा पूछने के लिए सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेंगी। बता दें कि 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे स्पेशल सेशन में शामिल होंगी इंडिया की 24 पार्टियां। संसद के विशेष सत्र में इंडिया की 24 पार्टियां होंगी शामिल। विशेष सत्र का एजेंडा पूछने के लिए सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगी लेटर। बता दें कि 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे स्पेशल सेशन में इंडिया की 24 पार्टियां होंगी शामिल। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी। यूपी में वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, अवध बार एसोसिएशन ने आज भी हड़ताल का किया ऐलान। बता दें कि आज भी हड़ताल का ऐलान किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ ने किया हड़ताल का ऐलान। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हड़ताल को लिया था वापस। अवध बार एसोसिएशन ने फिर प्रस्ताव पारित किया। हापुड़ कांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल।
खबर लखनऊ से, जहां यूपी में वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी। अवध बार एसोसिएशन ने आज भी हड़ताल का किया ऐलान। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हड़ताल का ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में टकराव। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में टकराव का मामला भी सामने आ रहा है। बता दें कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हड़ताल को वापस लिया था। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हड़ताल को वापस लिया था। बता दें कि इसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में टकराव की स्थिति देखी जा रही है। बता दें कि लगातार 2 दिन से वकीलों की हड़ताल जारी है। साथ ही आज भी अवध बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में टकराव की स्थिति भी देखी जा रही है। हड़ताल की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बता दें कि बीते 2 दिनों से वकील हड़ताल पर हैं। हापुड़ में हुए महिला लाठीचार्ज मामले पर जितने भी वकील हैं सबने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राज्य स्तरीय हड़ताल का कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें आज यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा, फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर, मेरठ से राजू शर्मा और लखनऊ से अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि बुलंदशहर में हड़ताल की क्या स्थिति है? अनिल, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल अंतरा, मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर में आज भी हड़ताल का पूरी तरह से हड़ताल पर बखी रहेंगे और काम को बंद करेंगे। और उसको लेकर अगर बात की जाए तो कल बुलंदशहर में डीजीपी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव उनका पुतला भी फूका गया था। तो जो वकील है उन्होंने कलम बंद हड़ताल करना शुरू कर दिया। लगातार उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के निर्देशन पर लगातार हड़ताल की जा रही है और हापुड़ का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि वकील अपनी मांग को लगातार मांग रहे हैं कि उन्होंने कहा वहां के डीएम एसएसपी को वहां से बर्खास्त किया जाए। अधिकारियों को जो वहां कोतवाली प्रभारी है सीओ, उनके लिए भी उन्होंने बर्खास्त की मांग की है। अब देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जिले बाई जिले हड़ताल चल रही है, उसको लेकर किस तरह का मामला सामने आएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो वकीलों ने आज हड़ताल करने का भी जो बुलंदशहर बार एसोसिएशन ने आदेश जारी कर दिया है और क्या उन्होंने कहा है कि आज भी हड़ताल रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग ने आज भी हड़ताल रखने का पूरी तरह से मन बना लिया है और लगातार वकील हड़ताल पर हैं। और जो बुलंदशहर के जो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल शिव कुमार गौड़, उन्होंने भी बुलंदशहर के ही रहने वाले, उन्होंने भी, और जो यहाँ के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है योगेंद्र राघव, उन्होंने भी तमाम वकीलों से लेटर जारी करते हुए कहा है कि कोई भी वकील काम नहीं करेगा, कार्य का बहिष्कार करेगा। और लगातार कई जगह बुलंदशहर में कल पुतला भी फूके गए थे, तहसील स्तरों पर भी पुतला फूके गए थे और जनपद बुलंदशहर जिला स्तर पर भी पुतला फूके गए थे जो डीजीपी और मुख्य सचिव के। तो उसको लेकर लगातार हापुड़ की घटना लगातार तूल पकड़ती हुई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका हल निकलता हुआ अवंतरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकालना होगा और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो जिस तरह से ये वकील और जो हड़ताल लगातार करते जा रहे हैं तो उसमें आम जनता को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के काफी काम फंसे हुए पड़े हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी रास्ता सुझाना होगा, कोर्ट को, हाईकोर्ट को लिए भी इसमें संज्ञान लेना होगा, जिससे कि रास्ता जल्दी से जल्दी निकले और जो अधिकारी, दोषी अधिकारी हैं, जो वकील जिनकी मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। जी अवंतिका जी, साथ ही हमारे मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार 2 दिन से वकील हड़ताल पर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल जारी है वकीलों की। हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, 29 अगस्त वाले दिन जो अधिवक्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई है वो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हड़ताल विकराल रूप लेती जा रही है। अब बात पुतले फूकने तक आ गई है। मेरे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव का कल अधिवक्ताओं ने पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है। साफ तौर पर कहा है कि जब तक संबंधित जो अधिकारी है उनको जो है सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा और जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर लिया जाएगा, तब तक ये जो हड़ताल है वो निरंतर जारी रहेगी। फिलहाल 8 सितंबर तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब उसके 8 के बाद ही जो
यूपी बार काउंसलिंग एसोसिएशन है वो निर्णय लेगी कि आखिर आगे का इनका क्या प्लान रहेगा, कैसे हड़ताल निरंतर जारी रहेगी, क्या कोई समाधान निकल पाएगा। हालांकि जो टीम गठित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 सदस्यीय जी। टीम में अब एक रिटायर्ड जज को भी शामिल कर लिया गया है। वो टीम लगातार पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। 1 सप्ताह का समय दिया गया था जांच के लिए, अब 1 सप्ताह बीतने में मात्र 2 दिन रह गए। 2 दिन बाद जो जांच समिति है अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि 8 सितंबर तक हड़ताल अभी जारी रहेगी। उसके बाद यूपी बार काउंसलिंग एसोसिएशन जो निर्णय लेगा उसके आधार पर अधिवक्ता जो है आगे का जो एक्शन है, प्लान है, उसको तैयार करेंगे। फिलहाल मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी हड़ताल जारी है। अधिवक्ताओं में रोष है पुलिस के खिलाफ। काफी साफ तौर पर कहना है कि जब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। साथ ही जो अधिवक्ताओं पर भी फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं वो जी। भी वापस लिए जाने की मांग अधिवक्ता कर रहे हैं। और अब जो अधिवक्ताओं का जो ये प्रदर्शन है, हड़ताल है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि अब अधिवक्ताओं ने जो कार्य बहिष्कार है वो भी कर दिया है, जिससे आम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कचहरी पहुंचते थे अपने काम के लिए, जमानत कराने के लिए और अन्य जो तमाम जो काम होते हैं कचहरी से संबंधित वो कराने के लिए, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट लगातार पिछले कई दिनों से बंद है। और अभी आगे भी कोई ये नहीं कहा जा सकता कि 1 या 2 दिन में खुल जाएगी, क्योंकि अभी बार एसोसिएशन का जो निर्णय है जी। वो साफ तौर पर सामने नहीं आया। कहा गया है कि 8 सितंबर के बाद ही जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा और फिर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अवंतिका जी। फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद में हड़ताल की क्या स्थिति है, साथ ही 2 दिनों से लगातार हड़ताल जारी है, आज तीसरा दिन है, आगे भी हो सकता है कि हड़ताल वकील अपनी जारी रखे, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अधिवक्ताओं का कहना है जो महिला अधिवक्ता के साथ झूठा मुकदमा दर्ज किया उस मुकदमे को वापस लिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, वहां के डीएम एसपी को हटाया जाए, अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाया जाए, मुख्यमंत्री को बार एसोसिएशन बार काउंसिल के सदस्यों को बुलाकर उनके साथ बैठक की जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अहम मुद्दा है, उस पर बात की जाएगी। इसके बाद ही हड़ताल खत्म की जाएगी। अधिवक्ता अपनी लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए लगातार हड़ताल जारी रखेंगे। बिल्कुल। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो हड़ताल हुई थी उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हड़ताल नहीं की थी, कुछ इस प्रकार की भी जानकारी सामने आ रही है, तो ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, आपसे बता दें कि कल भी जो आप कह रही हैं इस बात में बता दें, सामने आया था कल की वीडियो फोटो कि वो जो अधिवक्ता थे वो हड़ताल किए थे। हड़ताल के बाद वो जो पुतला भी फूके थे, वो 2 दिन से लगातार पुतला फूक रहे हैं, पर लेकिन उनका कोई सुन नहीं रहा है, सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? मामला ये है कि एक महिला के मामला है। अगर एक अधिवक्ता महिला को पीटा जा रहा है, जो न्याय दिलाने की बात हो रही है, और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और अभी तक कोई नेता परनेता, कोई शासन प्रशासन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? इसके पीछे भी कुछ न कुछ रहस्य होगा। वो आपसे बता दें, एसआईटी की जो जांच है रिटायरमेंट जज के लिए दी गई थी, और उसके बाद 48 पुलिस वालों के ऊपर एप्लीकेशन लिख के अधिवक्ताओं ने दिया था कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर लेकिन क्या हो रहा है, कार्रवाई के नाम पे कुछ ऐसे कहे जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आपसे बताया कि पहले तो तहसीलों पे असर नहीं था, आज जो तहसील है उन पे भी असर दिखाई दे रहा है, और लोग बात दूर दूर से आते हैं। एक तहसील 40 किलोमीटर के रेंज में है, वो जो आते हैं उनकी समस्या कौन सुनेगा? आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और कल भी 8-2 दिन है, और दोनों ऐसा लग रहा है पूरा सूना साना लग रहा है, कुछ है ही नहीं, मार्केट एकदम ठंडी पड़ी है। आखिर क्यों? इन पे होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल, आपके पास वापस आएंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अरमान, लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी थी, तो उस पर क्या कुछ जानकारी है? आज लखनऊ बेंच ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। अरमान, अनम्यूट करके अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, देखिए हापुड़ में जो कर लो दोनों को।
हुआ था उसके बाद से वकीलों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, काफी गुस्सा है, वकील लगातार हड़ताल पर है। वहीं बीती रात में ये आया था कि जो प्रयागराज हाईकोर्ट है वो अपनी हड़ताल वापस ले रही है, वकील आज से काम पे जाएंगे। मगर जो लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने ये फैसला किया था कि हम अभी भी हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम ये हड़ताल पे रहेंगे। वकीलों की जो मांग है, जो वकील प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको लेकर वकील अड़े हुए हैं कि हमको वकील प्रोटेक्शन एक्ट मिले, और साथ ही जो हापुड़ के जिला अधिकारी है और जो एसपी है उसको निलंबित किया जाए, उसको वहां से हटाया जाए, जिसको लेकर वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बीते दिन वकीलों ने पुतला भी फूका था। लगातार प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन की वजह से लखनऊ में जाम की भी बहुत समस्या होगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य भवन चौराहा है, चाहे स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर मेन जो लखनऊ का दिल कहा जाता है हजरतगंज, वहां तक जाम की बहुत समस्या बढ़ गई है, क्योंकि बैरिकेडिंग जगह पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर परिवर्तन चौराहे पे, फिर हजरतगंज चौराहे पे, ऐसे करीब मुख्यमंत्री आवास तक जितने भी रास्ते जाते हैं वहां तक सब बैरिकेडिंग लगाई गई है। और वकीलों का साथ में ये भी कहना है कि जिस तरीके से वकीलों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो उसको लेकर वकील प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना को लेकर जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनको 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कही थी, लेकिन अभी तक के किसी भी पुलिस के बड़े अधिकारी ने उस मामले को लेकर रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसको लेकर आज भी वकीलों में गुस्सा है। और जो वकील जो लखनऊ का बार एसोसिएशन है वकीलों का, वो बिल्कुल अरमान, आपके पास वापस आएंगे। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि बीते 2 दिनों से हड़ताल जारी है, साथ ही लगातार लोगों को, जो आम जन है, उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रशासन ने कोई कदम उठाया है कि जिससे जो दूर दराज से लोग आते हैं तो उनका काम हो जाए, या फिर काम बाधित नहीं हो रहा है तो उनको परेशानी ना उठानी पड़े? जी देखिए अवंतिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए जो जनपद बुलंदशहर में लगातार जो आम जनता है उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग काफी दूर दूर से परेशान होकर तहसीलों में जाते हैं, कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारियों का जो मानना है कि जो भी लोग जाते हैं वो सब वकीलों का सहारा लेते हैं, और जब वकील ही काम नहीं करेंगे तो जनता का आखिर काम कैसे होगा। तो जिस तरह से लोगों को काफी, जो आम जनता है उसको वकीलों की वजह से और अधिकारियों में दोनों की हौकतों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखिए अवंतिका, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर जिस तरह से ये हड़ताल लगातार तूल पकड़ती हुई जा रही है, और अगर देशव्यापी हड़ताल हो गई तो हो सकता है कि मामला कहीं ना कहीं और ज्यादा ना बिगड़ जाए। इसलिए कहीं ना कहीं इसका रास्ता सरकार के लिए कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि मामला शांत हो जाए और जो आम जनता है उसकी जो समस्या वो उन समस्याओं से निपट सके। और कहीं ना कहीं अभी अगर बात की जाए, जो जांच कमेटी बनाई थी उसके द्वारा भी अभी कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया है जिससे कि कौन व्यक्ति दोषी है कौन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे, क्योंकि लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, और लगातार तूल पकड़ने के बाद जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। लगातार वकील भी उग्र होते जा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आग और वकील जो पुतला भी फूक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डीजीपी का पुतला फूका, मुख्य सचिव का पुतला फूका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डीजीपी मुख्य सचिव का पुतला फूका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि जो सबसे उत्तर प्रदेश के जो एक दो बड़े अधिकारी हैं, जो उत्तर मुख्यमंत्री के बाद दोनों ही बड़े अधिकारी माने जाते हैं, सचिव और डीजीपी, और उनके पुतला फूका जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और वकीलों का मानना यही है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो जब तक वो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार गौड़, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक उन वकीलों के खिलाफ जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक लगातार धरना और कार का बहिष्कार किया जाएगा। बुलंदशहर में लगातार सभी तहसीलों में कल पुतला फूके गए थे डीजीपी और मुख्य सचिव के, तो उसको लेकर भी जो अधिकारी है कहीं ना कहीं अधिकारी भी कदम सहमे कदम रख रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा मामला ना हो जिससे कि वकीलों में और अधिकारियों में कहीं और बवाल ना हो जाए। तो अधिकारी भी लगातार
कोशिश कर रहे हैं वकीलों को समझाने के लिए, वकील मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बार काउंसिलिंग ने उनके लिए खुद ऐलान कर दिया है कि धरना जारी रहेगा जब तक हापुड़ की घटना पे जो कार्रवाई नहीं होगी। तो अब देखना यह होगा कि अमित का कब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि जो जनपद बुलंदशहर का जो जिला जनपद बुलंदशहर या मेरठ या बागपत, ये सब हापुड़ से चिपटे हुए जिले हैं, बिल्कुल इनकी सीमा लगी हुई है। तो इस वजह से तो यहाँ के जो वकील हैं बुलंदशहर के हो या मेरठ के हो, ये लगातार वकीलों में उग्र रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जिला है वो चिपटा हुआ है। इसी वजह से जो आसपास के जो जिले हैं इनमें काफी वकीलों में रोष है, और उसी की वजह से उनका भी कहना यह है कि जब तक वकीलों को न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल अनिल, आपसे अभी और जानकारी लेंगे। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि एक हफ्ते की रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहां उत्तर प्रदेश में आज भी वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। बता दें कि लगातार तीसरे दिन वकीलों की हड़ताल जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम का मिजाज बदलने लगा है, एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी से भी दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज से 9 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। आईएमडी ने कहा कि निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के बीच तट पर स्थित है। विभाग ने कहा कि इसके प्रभाव के चलते ओडिशा में काफी ज्यादा बारिश होने, आंधी चलने और बिजली चमकने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में 7 और 9 सितंबर एवं उत्तराखंड में 8 और 9 सितंबर के दौरान हल्की फुल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम और भारी बारिश होने तक का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लोगों को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी। 6 से 9 सितंबर के दौरान बारिश के कारण मौसम सुहाना रहेगा। आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके बाद आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से अरमान आशिफ, दिल्ली से कुलदीप भरत और अमरोहा से शीरप चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं कुलदीप का। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है, सड़कों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आईएमडी ने अभी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो क्या प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है? कुलदीप, अनम्यूट कीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। अनम्यूट है मैडम। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अभी मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें बारिश की संभावना जताई है। जिस तरह लगातार 2 दिन पहले के सोमवार को अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी 89% देखी गई थी दिल्ली के अंदर। वहीं रिकॉर्ड तोड़ पारा दर्ज किया गया था गर्मी के अंदर। 40.1 डिग्री सेल्सियस सोमवार का तापमान था, जिसको देखकर मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए थे वो 16 सितंबर 1938 के अंदर इस तरह की गर्मी देखने को मिली थी। अगस्त के अंदर पूरा महीने के अंदर 35 डिग्री टेम्परेचर रहा था, लेकिन वही सितंबर आते ही सोमवार को इतना टेम्परेचर होना कहीं ना कहीं गर्मी के अभी आसार बने रहने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पिछले बुधवार से लेकर शुक्रवार तक जो दिल्ली का तापमान है उसमें 4 से 5 दशमलव की गिरावट देखी जाएगी, लेकिन हुमस भरी गर्मी दिल्ली के अंदर भी मौजूद रहेगी। वहीं बारिश के कहीं भी अभी 10 दिन तक कोई भी आसार नहीं है। जी बिल्कुल। रुख करते हैं अरमान का। अरमान, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ही कुछ दिनों पहले जब बारिश हुई थी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, उसके बाद फिर से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो क्या कुछ अभी तक प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो बाढ़ की स्थिति जो पैदा होती है वो ज्यादातर तराई बेल्ट में होती है, और तराई बेल्ट जितने भी तराई बेल्ट के एरिया हैं वहां पे बारिश के वजह से तो नहीं बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। जब ये बारिश पहाड़ों पे होती है, जो जितने भी तराई बेल्ट के एरिया है वो नेपाल से ज्यादातर सटे हुए हैं, तो जब जो बारिश होती है वो पहाड़ों पर होती है, जिसके बाद नेपाल को अपना डैम खोलना पड़ता है, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें
उत्तर प्रदेश की जो बारिश, मौसम विभाग ने अभी जो बारिश की वो दी है कि तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। तो देखिए अभी बारिश का तो कोई ऐसा आसार तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अभी भी बढ़ी हुई है। भले ही धूप से तो राहत मिल गई है, यहाँ तक कि जो तेज हवाएं हैं और ह्यूमिडिटी दोनों बनी हुई है। लेकिन जो अभी बारिश की बात हो रही है, वो बारिश बीते दिन से ही मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होनी है, लेकिन अब बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत बूंदी वगैरह पड़ रही है, लेकिन तेज बारिश के तो अभी कोई आसार ऐसे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मौसम की अभी जो लेटेस्ट जो जानकारी आई है वो उसमें ये कहा गया था कि 9 तारीख तक बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की और आसपास के सटे जिलों की, तो ये कहा जा रहा है उसमें कि 8 तारीख से 8 तारीख की, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 तारीख की रात से बारिश हो सकती है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता शीरफ चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरफ, फिलहाल अमरोहा के क्या हाल है? बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो क्या अभी वहां पर कुछ मौसम बदला है या फिर उसी तरीके से गर्मी है? जी बिल्कुल, बता दें अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में रात से कुछ बूंदाबांदी है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कि कहीं कुछ ज्यादा बारिश हुई है, कुछ जगहों पर कम बारिश हुई है। लेकिन अगर बाढ़ की स्थिति, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे, अगर उनकी बात की जाए तो अभी जो स्थिति है, अभी किसी तरह से प्रशासन ने कोई नया कदम नहीं उठाया है, जिससे कि जैसे बारिश का अलर्ट या बाढ़ का अलर्ट की बात की जा रही है, जिससे उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। और रही बात जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वो उनकी स्थिति अभी थोड़ा सा सुधार जरूर आया है, लेकिन इतना अभी उसमें नहीं है। अभी गाँव में जो लगातार जो बारिश के पानी से जो सड़कें भरी हुई थी, उनसे लगातार सड़कें भी खराब हो गई हैं, जिसमें यातायात सुचारू रूप से चालू नहीं है। और रही बात जो रोड है, जो बाहर के रोड है, इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से वो पूरी तरह से ग्रस्त हो गए हैं, जिसमें जो यात्री आने जाने का आवागमन है वो जो है पूरी तरह से प्रभावित है। और जो आसपास के क्षेत्र हैं, लगभग अमरोहा में बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र थे, वो लगभग 20 गाँवों में जो बुरी स्थिति थी, उस स्थिति पे नियंत्रण तो खुद हो चुका है। हालांकि प्रशासन का इसमें बहुत अहम भूमिका नहीं रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी लोग जो है वो निजात नहीं पाए हैं, क्योंकि अमरोहा में जैसे ही बाढ़ की स्थिति बदली थी, उसमें कुछ लोग अपने ही खेत में डूब के भी उनकी मौतें हुई थी। ये एक चिंता का विषय है। और अगर किसी तरह से जैसे रात बारिश हुई है, अगर बारिश तेज होती है या फिर जो बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा जाता है, जब स्थिति अमरोहा के यहाँ थोड़ा सा पानी की ज्यादा हो जाती है, और तभी जो है जो यहाँ से गंगा के सटे जो गाँव है, इनमें जो बाढ़ आती है या बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे कन्नौज की, जहां धर्मगुरुओं व पीस कमेटी की बैठक जन्माष्टमी व चेहल्लुम को लेकर हुई। बता दें कि जन्माष्टमी व चेहल्लुम को लेकर हुई है बैठक। सीओ सदर प्रियंका ने की धर्मगुरुओं के साथ बैठक। सीओ ने की शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। सीओ ने की शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। रूट की जानकारी लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। शांतिपूर्वक अखाड़े व ताजिए निकालने की अपील की है। सदर कोतवाली परिसर में 2 घंटे तक चली बैठक। खबर कन्नौज से बता रहे हैं, जहां धर्मगुरुओं व पीस कमेटी की बैठक की गई है। बता दें कि जन्माष्टमी और चेहल्लुम के त्योहार को लेकर यह बैठक की गई है। सीओ सदर प्रियंका ने धर्मगुरुओं के साथ की है बैठक। बताया दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बैठक की गई है। शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है।
बता दें कि ये बैठक 2 घंटे तक चली थी, जिसमें रूट की जानकारी लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तक के निर्देश दिए गए हैं। शांतिपूर्वक अखाड़े और ताजिए निकालने की अपील भी की गई है। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली परिसर में 2 घंटे तक ये बैठक चली थी। खबर कन्नौज से बता रहे हैं, जहां धर्मगुरुओं और पीस कमेटी की बैठक हुई है। जन्माष्टमी और चेहल्लुम त्योहार को लेकर हुई है बैठक। बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की गई है। सीओ सदर प्रियंका ने धर्मगुरुओं के साथ की है बैठक। खबर लखीमपुर से, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कल कार्यक्रम। शारदा बैराज का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मंत्री। शारदा बैराज का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मंत्री। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को लेकर बैठक भी कर सकते हैं। सिंचाई विभाग की 22 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। शारदा बैराज का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मंत्री। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण को लेकर करेंगे बैठक। सिंचाई विभाग की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दादी के लाभार्थी किसानों से संवाद भी करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। खबर कन्नौज से, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बता दें कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बस सवार एक महिला यात्री की हुई मौत। सड़क हादसे में 20 से अधिक लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ से आगरा जा रही थी बस। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस। सौरख थाना क्षेत्र के 188 कट के पास हुआ हादसा। खबर कोंडा से, जहां रोडवेज कंडक्टर ने की पैसेंजरों से मारपीट। अयोध्या जाने वाली बस में हुई जमकर मारपीट। मामला कहासुनी का था, जिसको लेकर मारपीट हुई है। बता दें कि अयोध्या जाने वाली बस में जमकर मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था हंगामा। आरोपी अभियुक्त को पुलिस ने मौके से पकड़ा। अयोध्या जाने वाली बस में हुई जमकर मारपीट। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था हंगामा। आरोपी अभियुक्त को पुलिस ने मौके से पकड़ा। पुलिस चौकी गुरु नानक का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बस कंडक्टर ने पैसेंजरों से की मारपीट। बता दें कि रोडवेज कंडक्टर ने पैसेंजरों से मारपीट की है। खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या जाने वाली बस में हुई जमकर मारपीट। बस कंडक्टर ने पैसेंजरों के साथ की है मारपीट। खबर कोरबा से, जहां जनपद सीईओ ने जारी किया निर्देश। बेला के सरपंच सचिव को 13.33 लाख जमा कराने का आदेश। 13,33,000 जमा कराने का आदेश भी दिया है। बता दें कि बेला के सरपंच सचिव को 13,33,000 जमा कराने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जनपद सीईओ ने जारी किया निर्देश। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कराए थे विभिन्न निर्माण कार्य। बेला के सरपंच सचिव को 13.33 लाख जमा कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जांच के बाद जनपद सीईओ ने निर्देश जारी किए थे। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कराए थे विभिन्न निर्माण कार्य। पूर्व सरपंच ने कलेक्टर से की मामले की शिकायत। खबर कोरबा से बता रहे हैं, जहां जनपद सीईओ ने जारी किया निर्देश। बेला के सरपंच सचिव को 13,33,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। जांच के बाद जनपद सीईओ ने निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि
इस मामले पर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य कराए थे, जिसके चलते ये आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बेला के सरपंच सचिव को 13,33,000 रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जनपद सीईओ ने निर्देश जारी किया था। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कराए थे विभिन्न निर्माण कार्य। पूर्व सरपंच ने कलेक्टर से की मामले की शिकायत। खबर कोरबा से, जहां जनपद सीईओ ने जारी किया निर्देश। खबर मध्य प्रदेश के नीमच से है, जहां मनासा तहसील के ग्राम रावलकुडी में मंगलवार शाम भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे कई वाहनों के कांच भी फूट गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले जन आशीर्वाद यात्रा के साथ के वाहनों को रोक लिया। सोमवार को जिला मुख्यालय से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी, जो जावद होती हुई मनासा पहुंची थी। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल थे। मनासा विधानसभा के रामपुरा क्षेत्र के ग्राम रावलकुडी में ग्रामीणों ने चीता प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसके चलते जन आशीर्वाद यात्रा के वाहन सहित सभी वाहनों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस लोगों को आगे से हटाती दिखी। रथ पर मौजूद मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू लोगों से हटने की भी अपील करते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी। आक्रोशित ग्रामीणों ने यात्रा पर पथराव भी किया। इसमें जन आशीर्वाद यात्रा रथ और विधायक के वाहन के कांच फूट गए। इसके बाद 3 थानों के पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी ने पथराव के लिए कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया। खबर फरीदाबाद से है, जहां शिक्षक दिवस के मौके पर सुषमा स्वराज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पहुंचे हायर एजुकेशन मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद एजुकेशन का हब बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में दिल्ली और नोएडा से बच्चे फरीदाबाद में पढ़ने के लिए आएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है, बहन सुषमा स्वराज के नाम से राजकीय कन्या महाविद्यालय जो बल्लभ सेक्टर 2 में है, आज शिक्षक दिवस है। और जिस तरह से इस कॉलेज ने सारी सीटें जीती पीजी की, वो भी फुल, हर करियर क्षेत्र में हर कोई भी सब्जेक्ट उसमें इस कॉलेज की बेटियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं दिल्ली की नहीं, मैं कहता हूँ नोएडा के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और आने वाले समय में 2 साल में फरीदाबाद शिक्षा का हब बनेगा। आप मोहना की बात करें, मैं बल्लौर की बात करूँ, अपने 23 की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज 16 की बात करें, नचौली की बात करें, तो मैं क्या आने वाले समय में हब बनेगा। क्यों सरकारी आज मजबूत ढांचा हम पे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रोफेसर लेक्चरर हैं अपनी योग्यता के आधार पर हैं। बहुत ही मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है हमारे कॉलेज के प्रति, और जब हमने उनसे टाइम लिया कि हम उनको ऐसे इनवाइट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही खुश हुए कि मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे छात्रों को संबोधन करना है। और हमने अपना जी जान लगा दिया कि हम मंत्री जी के आगे बेस्ट से बेस्ट प्रस्तुति कर सकें। कार्यक्रम किया गया, बाकी प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया। मैं चाह रही थी कि हमारे जितने भी भूतपूर्व इस कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल्स रहे हैं हम उनका सम्मानित करें, बिकॉज़ उनका कहीं ना कहीं योगदान उनका रहा है इस कॉलेज को शुरू करने में। 5 साल हो चुके हैं इस कॉलेज के लिए, तो जितने भी हमारे पूर्व प्राचार्य थे उनको हमने सम्मानित किया है यहाँ पे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के करंट प्राचार्य हैं उनको भी हमने बुलाया है, उनको भी हमने सम्मानित किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के
69 शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचारों को ग्रहण कर सफलता हासिल की जा सकती है। समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अच्छे शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, जो विद्यार्थियों को तराशते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। इसमें हमने जो फाइनेंशियल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, शिक्षक से राष्ट्रपति बने, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसके प्रति जो उनका समर्पण भाव है, तो इससे लेकर ही मैं समझता हूँ इसको शुरू किया गया शिक्षक दिवस के रूप में। और आज 69 शिक्षक जो हैं उनको हमने सम्मानित किया। उनमें से 34 जो हैं वो 2022 के हैं और 35 जो हैं वो 2023 के जो हैं उनको राज्य पुरस्कार दिया गया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और शिक्षकों का पुरस्कार और सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए आज राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार इस कार्यक्रम को इस संदर्भ में भी उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नया जो है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रारंभ किया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से खबर हम आपको बता दें, जहां खनन माफियाओं और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से की गई कई राउंड फायरिंग। 5 ट्रैक्टरों को पुलिस ने मौके पर किया सीज। जंगल के रास्ते खनन माफिया हुए फरार। खेरागढ़, बसई, जगनेर और जगनेर पुलिस ने की घेराबंदी। जंगलों में पुलिस की कॉम्बिंग अभी भी जारी। खनन माफियाओं की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। एसीपी खेरागढ़ समेत थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। खबर आगरा से बता रहे हैं, जहां खनन माफियाओं और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई। बता दें कि खनन माफियाओं और पुलिस के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। 5 ट्रैक्टरों को पुलिस ने सीज कर दिया है। बता दें कि जंगल के रास्ते खनन माफिया फरार हो गए हैं। खेरागढ़, बसई, जगनेर पुलिस ने की घेराबंदी। आपको बता दें कि कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। जंगलों में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है लगातार, साथ ही खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए दबिश भी कर रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या अभी तक किसी भी खनन माफिया को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो? वो यही है कि अभी जो खनन माफिया और पुलिस के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन तमाम कई थानों का पुलिस फोर्स है जो कि जंगल में कॉम्बिंग कर रहा है, और क्योंकि
जंगल का सहारा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर यहाँ से जो खनन माफिया हैं वो फरार हुए थे। बड़ी बात है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। खनन को लेकर कई यहाँ जान जा चुकी हैं, कई पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये किसके संरक्षण में ये खनन का काम चलता है और इतने दबंगई किस वजह से है कि पुलिस पर सीधे फायरिंग यहाँ पर खनन माफिया करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली हालांकि जब्त कर लिए गए हैं। खेरागढ़ थाना पुलिस, जगनेर पुलिस और थाना बसई जगनेर पुलिस, कुल मिलाकर 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ है। और यहाँ पर जो जंगल के इलाके पड़ते हैं, जो यमुना के इलाके पड़ते हैं, यहाँ पर लगातार पूरी कॉम्बिंग की जा रही है और जिनको जो खनन माफिया हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। खेरागढ़ सर्कल के एसीपी महेश कुमार हैं, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि ये जो घटना हुई है उसको लेकर पूरी जानकारी खेरागढ़ के एसीपी महेश कुमार के द्वारा दी गई है। लेकिन फिलहाल बड़ी घटना इसको कहेंगे कि पुलिस के साथ पुलिस के सामने ताबड़तोड़ यहाँ फायरिंग हुई है। पुलिस ने भी फायरिंग की है, लेकिन ना अभी तक किसी भी जनहानि की सूचना नहीं हुई, ना ही किसी के घायल होने की सूचना है। लेकिन एक बात तय है कि दिन ब दिन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और ये किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। जी, साथ ही पुलिस ने 5 ट्रैक्टर जो है वो बरामद किए हैं। उसके अलावा अन्य किसी चीज को पुलिस ने बरामद किया हो? देखिए, खनन ट्रैक्टरों के माध्यम से ही हो रहा था। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये चंबल के नजदीक का इलाका है, क्योंकि अभी साफ तौर से खनन पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह की तरफ से हो। और लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि खनन माफियाओं के लगातार खनन करने की सूचनाएं मिल रही थी, इसी सूचना के चलते एसीपी महेश कुमार ने यहाँ पर अपनी जो चेकिंग है अपनी थाना पुलिस को निर्देशित किया कि चेकिंग काफी तेज की जाए। सूचना मिली कि खेरागढ़ इलाके से जंगल के सहारे होकर खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। इसी घेराबंदी पर जिनको घेरा गया तो अपने आप को गिरता देख वो पुलिस पर फायरिंग कर बैठते हैं और फायरिंग के बाद जंगल के सहारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर भाग जाते हैं। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ी नहीं थी, पुलिस ने फिलहाल उनको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि पुलिस और खनन माफियाओं के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें फिलहाल खनन माफिया तो गिरफ्तार नहीं किए जा चुके हैं, पर उनके लिए दबिश कर रही है पुलिस, लगातार छानबीन जारी है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।